नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। हिमाचल में दर्दनाक हादसा। हैदराबाद में घूमने आए 24 इंजीनियरिंग छात्र समेत 25 लोग ब्यास नदी के पानी में बहे। We did not get any alarm that we should not go inside that and all. It all happened within a minute or two. Like I said, without any kind of warning or a signal from any kind of signal. क्योंकि रेस्क्यू टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था उससे। शायद उनको मेरी भाषा समझ आई नहीं, इशारा भी दिया कि पानी का भाव बढ़ने वाला है, इनको बोलो कि पीछे आओ। तो फिर बाद में वो पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और वो लड़के चले गए। उनके साथ जो टीचर्स थे उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। ये इन्फॉर्मेशन है कि हूटर्स बजाए गए थे। आपको खुद यकीन नहीं है इसमें? नहीं, जो है इसकी लॉगिंग जो है वो डैम साइड पे ही होती है। Irresponsibly, they opened the gates and they are the main cause of this incident is the Himachal government. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही दोष किसका था इसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो हिमाचल में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए 24 छात्र देश के होनहार इंजीनियर बन सकते थे। हैदराबाद से इंजीनियरिंग के ये छात्र गए थे घूमने, लेकिन प्रशासन की एक लापरवाही के चलते तेज पानी के बहाव में बह गए। तलाश कहने को अभी भी जारी है। हादसे के बाद इन लोगों के परिवार वाले तो सदमे में हैं ही, पूरा देश भी गमगीन है, लेकिन हमारे राजनेता संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो हिमाचल में होती रहती हैं, और यही नहीं, उन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं छात्रों को, उनके प्रोफेसर्स को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये सच है कि नदियों के राज्य हिमाचल में हर साल औसतन 100 से 125 लोगों की जान पानी में डूबने से होती है, और खासकर कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलने वाली ब्यास नदी हर साल औसतन 25 लोगों को निगल जाती है। लेकिन क्या ये आंकड़े खुद प्रशासन को चौक चौबंद के लिए, ज्यादा अलर्ट रखने के लिए काफी नहीं है? आखिर क्यों वक्त रहते नदियों के किनारे जाने वाले पर्यटकों को सतर्क नहीं किया जाता? और इसी से निकलता है प्रश्नकाल में आज का विषय। हिमाचल में छात्र पानी में बहे, सीएम सफाई देने में जुटे, और इसी के साथ पैदा होता है आज का सवाल, क्या छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अफसरों पर मुकदमा चले? और आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKPY अगर आपका जवाब हां है, PKPN अगर आप कहते हैं कि नहीं, सवाल में दम नहीं है। मैसेज करें 51818 पर। और मेरे साथ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं एनडीआरएफ के DIG SS गुलेरिया, स्टूडियो में साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर, और मौके पर मौजूद है मेरे सहयोगी अमित चौधरी। और आपको बता दें कि थलहौट इलाके में ही, जहां पर वो हैं, ये दर्दनाक हादसा हुआ था। और दिल्ली में नौकरी करने वाले अहमद जाफरी ने अपनी बात कही हमसे। क्या कहा, सुनिए। आप प्रैक्टिकल होकर सोचें कि आप जब नौजवान होते हैं, आप जब यंग होते हैं, तो आप जाते हैं, घूम मौज मस्ती करते हैं, आप नहीं ध्यान देते। आपको कम से कम ये पानी छोड़ने से पहले एक चेक बिठाना चाहिए कि कम से कम चेक करें कि कोई इमरजेंसी तो नहीं हो सकती, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो सकती जो प्रॉब्लम करे। लेकिन हमारी जो केस होता है वो इससे बिल्कुल अपोजिट हर टाइम होता है, और ये अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। हम यही क्वेश्चन करते हैं कि इस पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी गलती है, उसको हम अच्छे से चेक करें, किसकी गलती है उसको हम कड़ी से कड़ी सजा दें इस पे। उधर दिल्ली से ही फोटोग्राफर हैं नमिता, उन्होंने भी बात भी कही है, कुछ सवाल पूछा है। नमिता ने क्या कहा, सुनिए। कुल्लू के केस के बारे में मेरा यही कहना है कि अगर सरकार ने वहाँ पे हुटर बजाया था तो वहाँ की जनता को क्यों नहीं सुनाई दिया? जनता कह रही है कि वहाँ हुटर, सरकार ने इस बात पे भी फिर से अपना पल्ला झाड़ लिया, जैसे कि सरकार हमेशा करती है। तो इस चीज में उनके जो वहाँ के जो कर्मचारी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सबका सवाल एक ही, हुटर बजा, नहीं बजा, नहीं बजा तो क्यों नहीं बजा, अगर बजा तो वो सुनाई क्यों नहीं दिया? अमित मौके पर ही मौजूद है। अमित, हकीकत क्या है? जी देखिए, इस बात पर तो बिल्कुल विवाद है कि हुटर बजा या नहीं बजा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यहाँ पे कहना है कि हुटर बजा ही नहीं है, किसी ने हुटर की आवाज नहीं सुनी। और दूसरी बात यह है कि अगर हुटर बजा भी है
तो उसके मायने क्या है? जो कोई बाहर से टूरिस्ट आया हुआ है, केरल से टूरिस्ट आया हुआ है, गुजरात से टूरिस्ट आया हुआ है, उसे क्या पता कि अगर कोई सायरन बज रहा है उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या है? कोई वहाँ पर कोई वार्निंग नहीं लिखी हुई है, कोई साइन नहीं वहाँ पर पोस्टेड किए गए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ ये कह देना कि हमने हूटर बजा दिया था, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस नदी के रास्ते में उस वक्त होगा वो वहाँ से हट गया होगा। और क्या वाकई किसी ने हूटर सुना होगा, जैसा कि दावा कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी? ये काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, वो बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह के हूटर की जो आवाज वहाँ पर नहीं आई और सीधा जो है पानी डैम के अंदर छोड़ दिया गया। हूटर की आवाज नहीं सुनाई दी। ये बात अलग है कि सूबे के मुख्यमंत्री वो मंडी में नहीं बैठते हैं, वो शिमला में बैठते हैं। शिमला बैठे उन्हें हूटर की आवाज जरूर सुन गई। ये बताइए अमित मुझे कि वहां पर कोई बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं? मैं अगर दिल्ली से, नोएडा से उधर घूमने जाता हूं, मुझे क्या पता, हूटर तो किसी फैक्ट्री में बज सकता है। क्या बाकायदा साइन बोर्ड्स वहां लगाए गए हैं कि अगर हूटर बजता है इसका मतलब खतरे की घंटी है, पानी छोड़ा जा रहा है, आप पानी से निकल जाएं? ऐसे कोई एहतियातन बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर? जी हाँ, खतरनाक कमी सिर्फ इसी चीज की है संदीप, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, स्थानीय लोगों को तो पता है कि ब्यास का रुख क्या है, अगर अचानक उसमें पानी किस तरीके से आ सकता है। लेकिन जो आदमी पहली बार इस इलाके में आ रहा है और लगभग 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से बताया गया, और उन्होंने ये कहा कि इतनी गर्मी में थोड़ा सा पानी इस नदी में था, तो हमने सोचा कि उस नदी में जाकर थोड़ा जो है ठंडक का एहसास ले लिया जाए। तो जो आदमी बाहर से आया हुआ है उसे कुछ पता नहीं है, तो ऐसे में ना तो कोई वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, ना ही कोई चेतावनी लिखी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो एसओपीज होते हैं उसका एक पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के एसओपीज हमें कहीं देखने को नहीं मिले, और वाकई ये काफी दर्दनाक है, क्योंकि इससे सीधा सीधा लोगों की जान पर बनाती है। संदीप, हिमांशु, कदम दर कदम लापरवाही साफ दिख रही है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, हूटर बजा, वो 1.5 किलोमीटर तक सुनाई देता है। पानी का जब बहाव बढ़ता है, पानी जब छोड़ा जाता है, उसका असर तो डाउनस्ट्रीम में अगर हम कहें तो 6 से 8 किलोमीटर तक होता है। 1.5 किलोमीटर में फर्ज कीजिए, मैं मान लेता हूं आर्ग्यूमेंट सेक के लिए कि हां 1.5 किलोमीटर तक वो हूटर सुना, नीचे वालों का क्या? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो उन्होंने बात की, वो डिजाइन करने वालों को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल लाने की जरूरत है भी क्या ये एसओपीज? नहीं, वो यही है कि हूटर बजा दो बस, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हर 50 मीटर पे बोर्ड होने चाहिए, इतने बड़े और विजिबल बोर्ड होने चाहिए कि जो और ऐसी भाषा में होना चाहिए जो लोकल और बाहर के लोगों को समझ में आए। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है कि हर डैम एक पोटेंशियल किलर है। यदि उसको गलत ऑपरेशन किया गया, ठीक से ऑपरेशन नहीं हुआ, तो हर डैम एक पोटेंशियल किलर है। और खास करके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जिसका ऑपरेशन पिकिंग के लिए होता है, वो तो खास करके पोटेंशियल किलर है डाउनस्ट्रीम लोगों के लिए। दूसरी बात है कि एक बार ऐसे डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन जाते हैं, उसके बाद जो डाउनस्ट्रीम रिवर जोन है वो लोकल लोगों के लिए और बाहर के सबके लिए एक डेंजर जोन हो जाता है, डेथ जोन हो जाता है। ये अवॉइड करने के लिए हमें जरूरी है कि डैम्स का ऑपरेशन के रूल्स क्या होंगे, उसके मैकेनिज्म्स क्या होंगे। नहीं, यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिख रहे हैं? कहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, सब भगवान भरोसे है। और मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ ये डैम का सवाल नहीं है। ये देश के हर डैम के लिए ऐसे हमको प्रोसीजर चाहिए कि इसकी ऑपरेशन मैकेनिज्म क्या होगी, उसके लिए ऑपरेशन मैकेनिज्म कैसे इंप्लीमेंट होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। और ये जो प्रोजेक्ट जैसे क्लियर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियर करती है, तो ये जब आपका इस तरीके से ऑपरेशन होता है, सडन रिलीज ऑफ, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पानी डैम से छोड़ा गया, पावर स्टेशन से नहीं। और ये कहा गया कि पावर स्टेशन को बंद करने कहा गया, इसलिए डैम से पानी छोड़ना पड़ा। और ये लीन सीजन है, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बारिश शुरू नहीं हुई है, और ये हॉट सीजन है जब पावर डिमांड बहुत हाई है। जब पावर डिमांड हाई है और पानी नदी में कम है, तो फिर पावर प्रोजेक्ट को क्यों बंद किया गया और पानी क्यों छोड़ा गया, डैम से क्यों छिया गया? ये बहुत सवाल। दूसरी बात है कि ऊपर से पानी सडनली, वो कह रहे हैं कि ऊपर से पानी आया पार्वती नदी से, तो वो पानी क्यों आया, कहां से आया? ऐसे बहुत सारे सवाल है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बात है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे हादसे मध्य प्रदेश में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, सिक्किम में हुए हैं, उत्तराखंड में और हिमाचल में बहुत सारे हुए हैं। लेकिन हमने आज तक कोई
ऊपरी अधिकारी तक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, HPSC भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट, ये सभी अथॉरिटी इसको सैंक्शन करती है। लेकिन ये लोग नहीं, ये सब डिजाइन क्यों नहीं दिखा इसका। और यहां पर होता क्या है कि जो वहां का इंजीनियर है बस उस पर तलवार लटका दी जाए, तलवार चला दी जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, मामला खत्म, अगले हादसे का इंतजार। सवाल बहुत उठते हैं। लखनऊ से मैनेजमेंट के छात्र हैं दीपक तिवारी, उन्होंने भी सवाल पूछा है। मेरा ये सवाल है, क्या इन घटनाओं के लिए कोई जवाबदेह नहीं है और जो जिम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिम्मेदार कौन है, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जालंधर से बिजनेसमैन है पंकज कपूर, उन्होंने हमें फोन किया, अपनी बात कही, क्या कहा सुनिए। जिन लोगों ने ये कार्रवाई जिनकी वजह से हुआ है, 24 बच्चे जिनकी वजह से मरे हैं, उनके ऊपर क्यों ना मर्डर का केस 302 के अंदर चलाया जाए और जो बच्चे बच गए हैं उनकी तरफ से जो है अधिकारी उनके ऊपर 307 का अटेम्प्ट मर्डर का केस क्यों ना चलाया जाए उनके ऊपर। तो सवाल यही कि जिम्मेदारी क्यों ना तय हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुलेरिया साहब, आप सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, ये जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की जो बात हो रही है, क्या SOPs दरअसल ये हैं कि कुछ भी हो जाए उसके बाद NDRF, जिसके आप DIG हैं, उसकी टीम को बुला लो, कुछ संवेदनाएं व्यक्त कर दो। यहां तो संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की जा रही हैं, मामला खत्म, 1-2 को सस्पेंड कर दो और अगले हादसे का इंतजार करो। ये SOP हो गया है क्या हमारा? नहीं, देखिए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हर एक आदमी की सेफ्टी के लिए जरूरी है। जहां तक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें डिजास्टर रिस्पांस का जो हिस्सा है उसके प्रति जो जवाबदेही है वहां पर जो रिस्पॉन्डर हैं उनकी है, जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज है उनकी है और NDRF की है। जहां पे हमें इस तरह का ऑपरेशन करने का मौका मिलता है तो वहां पे हम डिजास्टर रिस्पांस करते हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक बहुत बृहद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारे प्रिकॉशंस, वो सारे एक्शंस, वो सारे एक्सरसाइजेज जो जरूरी हैं वो उसका वर्णन उसमें होता है और SOP जो है वो बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको लागू करना चाहिए। ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, SOP कागज पर ही रह जाते हैं, आप ये कह रहे हैं, और हम NDRF पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। गुलेरिया साहब, आप लोग अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान जिनकी सांसों में अटकी होती है, कहीं फंसे होते हैं, उनको आप निकालते हैं। आप और आपके जवान जो हैं, आप बहादुर लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आलम आता ही क्यों है? क्या हम, ये बड़ी आसान सी चीजें हैं कि हूटर बजे सबको सुनाई दे, उसके मायने पता हो कि भाई ये खतरे की घंटी बज रही है, ये किसी फैक्ट्री में कोई हूटर नहीं बज रहा है, वहां पर बोर्ड्स हो सकते हैं, वहां पर लोग तैनात हो सकते हैं। ये चीजें तो बिल्कुल गायब दिखी है ना हमें, जो अब पहली नजर में हमारे पास जानकारी आ रही है। देखिए, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि मेरे पास ये सभी तथ्य नहीं है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। वहाँ पे क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कि मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें ये टास्क मिला है और हम उस ऑपरेशन में सुबह से लेकर शाम तक हम वहाँ पे लगे हुए हैं। रात को पेट्रोलिंग का कार्य वहाँ पे चल रहा है और ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसमें क्या कमी पेशी रहेगी और उसके लिए जिसकी जवाबदेही होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी बातें सामने आएंगी और सरकार एक्शन लेगी। जी गुलेरिया साहब, आप बने रहिए। हिमाचल नहीं, नगरोटा बल्कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से वेद प्रकाश ने फोन किया, हमें अपनी बात कही। क्या कहा वेद प्रकाश ने, सुनिए। तो दोष मुख्यमंत्री के ऊपर जाता है जिन्होंने पूरा नियंत्रण नहीं किया। चेतावनी बोर्ड लगने चाहिए, चेतावनी के उनको कागज मिलने चाहिए टूरिस्ट को। तो सड़कों के किनारे बोर्ड वगैरह, होर्डिंग बोर्ड, ये कोई नहीं लगाया यहाँ पर। तो लिहाजा ये जो मुखिया जिला हमारी सरकार जो है, इन्होंने कभी भी टूरिस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सैलानियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, आम जनता पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ये अभी तक एक सिक्के का एक पहलू है, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अमूमन हादसों में यही होता है कि जिम्मेदार कौन है, सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यहां पर पलटकर हम जो आपके पास, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। प्रशासन का यह कहना, सूबे के मुख्यमंत्री का यह कहना कि छात्रों की भी लापरवाही हो सकती है, ये थोड़ा संवेदनहीन सवाल लग सकता है मेरी तरफ से, लेकिन ये पूछना जरूरी है कि उन्होंने भी ना बोर्ड देखे हैं, ना कोई, अगर लोग उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि ब्यास का जल स्तर बढ़ रहा है, उनकी अनदेखी की। प्रोफेसर्स की भी कहीं जिम्मेदारी है। आपका तजुर्बा, आप वहां लगातार मौजूद हैं,
कल देर रात से ही। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या सुना? जी देखिए संदीप, मैं इस सारे स्ट्रेच की बात करना चाहूँगा। मंडी से लेकर मनाली रोहतांग तक ये पूरे स्ट्रेच में जो ब्यास नदी है वो बिल्कुल साथ साथ चलती है नेशनल हाईवे के साथ साथ। और जैसे ही टूरिस्ट एंटर होता है इस सर्किट के अंदर, वो जब भी गर्मी से बेहाल इस इलाके में आते हैं, लाखों टूरिस्ट आते हैं, वो सबसे पहले ब्यास का रुख करते हैं कि जल्दी से उस नदी के पास जाकर जो है कोई स्पोर्ट्स का इवेंट कर लें, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, या फिर वहाँ पर जाकर कम से कम बैठकर जो है अपनी गर्मी जो है वहाँ पर किसी तरह से थकान उतार लें। लेकिन कितने खतरनाक ब्यास नदी है ये समझाना किसका फर्ज है? ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज है। कई जगह पर मनाली में हमने देखा है कि वहाँ पर जरूर जो वाटर स्पोर्ट्स है उसके ऊपर लगाम लगाई जाती है, लेकिन जो ये वाला इलाका है जहाँ पर हमने ये सब कुछ देखा मंडी के इलाके में, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना ही बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर कोई आदमी उस इलाके में चला जाए जहाँ पर नदी बहती है, और वो नदी कभी भी उफन कर जो है काफी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। तो ऐसे में किसका फर्ज है वो बताना जी। इस चीज को जो है मुख्यमंत्री ठीक ढंग से शायद बता नहीं पाए, और उन्होंने ये चीज जो है सारी उनके ऊपर थोप दी कि शायद उनको जैसे पहले से पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, और इसके बावजूद वो जानबूझकर उस ब्यास नदी के रास्ते में पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक उनके ये सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि अगर इतने पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। IBNखबर.com पर अतिरेक भट्टाचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि सरकार ये क्यों नहीं बताती, और ये बड़ी सादी सी बात लग रही है, बहुत ही सिंपल सी बात है, उसे हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते। वो ये क्यों नहीं बताते कि बांध का पानी छोड़े जाने पर इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए थे। ये हिमांशु, ये बड़ी एक सादी बात है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हम ये क्यों नहीं बता पाते। हम दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि भाई हम दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर हैं, इंडिया इमर्जिंग सुपर पावर है, और सादी सी बात हम कर नहीं पाते। बिल्कुल महत्व का सवाल है, और हम कई सालों से कह रहे हैं कि हर डैम के लिए हमें क्लियरली डिफाइंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म चाहिए, और डैम ऑपरेशन रूल्स क्या होंगे, कब पानी छोड़ा जाएगा, उसके लिए क्या कारण होंगे, कितना पानी छोड़ा जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे, ये सब होना चाहिए। और ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें स्थानिक लोगों को 50% से ज्यादा स्थान होना चाहिए, और ऐसी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हर डैम के लिए होनी चाहिए। और फिर वो डैम का जो भी रिपोर्ट है हर महीने, वो क्या किया उन्होंने, क्या क्या निर्णय लिया, वो भी क्या हुआ, वो डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे होना चाहिए। हमारे देश में 5000 से ज्यादा बड़े बांध बन चुके हैं। हर डैम इस तरीके का किलर जोन तैयार करता है डाउनस्ट्रीम में। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 6 साल पहले ऐसा हादसा हुआ था, 60 लोग बह गए थे। ओमकारेश्वर में NHDC का प्रोजेक्ट है, उन्होंने पानी छोड़ा, एकाएक नीचे नदी में मेला लगा था, 60 लोग बह गए। उसके बाद जांच हुई, जांच करके क्या पता चला, NHDC ने कहा कि हमने पत्र लिखा था नीचे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, और वो पत्र पोस्ट किया था। कमाल की बात है। और तहसीलदार ने नीचे बोला कि हमको तो पत्र मिला नहीं, इसलिए हमने कुछ कदम उठाए नहीं, इसलिए कोई भी अधिकारी पे कार्यवाही नहीं हुई। ये हमारे देश की हालत है। ये किस तरह की कोऑर्डिनेशन है अलग अलग एजेंसीज में। किसी को जो जिम्मेदार अधिकारी पे कभी आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो वो इंजीनियर तो फिर बेफिक्र है ना, वो तो जिम्मेदारी है नहीं उनकी, कभी भी वो उनके ऊपर कुछ होना ही उनको पता है। बिल्कुल। रोहतांग से रिटायर्ड स्टेशन मास्टर मित्र मोहन ने हमसे फोन किया, फोन पर क्या कहा मित्र मोहन जी ने, सुनिए। ऐसा ही हादसा देहरादून में हुआ था जब एनसीसी कैडेट्स बह गए थे। क्या उसके बाद डैम ऑफिशियल्स के लिए, वर्कर्स के लिए कोई गाइडलाइंस बनी? क्यों नहीं बनी? जब यहाँ डैम पे पानी छोड़ा गया तो सफिशिएंट वार्निंग दी जानी चाहिए। जिंदगियां बेशकीमती होती हैं, 26 जिंदगियां चली गई। और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर देवकांत ने लिखा है कि हिमाचल में जो कुछ हुआ वो महज हादसा था या प्रशासन की लापरवाही का नमूना। ये सवाल, तमाम सवाल खड़े होते रहेंगे, लेकिन गुलेरिया साहब मुझे ये बताइए, जो हिमांशु यहां कह रहे हैं, क्या हमारा एक इंटरफेस आम जनता और प्रशासन के बीच भी ऐसे हादसे खत्म हो, प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है, क्या SOPs हैं, ये एक आम जनता, एक आम देशवासी को भी पता होना चाहिए, या जो लोग पर्यटन के मंशा से, घूमने फिरने की मंशा से ऐसे इलाकों में आ रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई एक रिफ्रेशर कोर्स या कुछ ऐसी बातें तो होनी चाहिए ना लिखी हुई, कि उनको पता लग सके और ये हादसे ना हो।
जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बड़ी विस्तृत जो कानून बनाए गए हैं, जिसमें नेशनल लेवल में एनडीएमए और स्टेट लेवल में एसडीएमए का गठन जो है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीडीएमए का गठन जो है उसका सुझाव दिया गया है और ये बनाया भी जा चुका है। तो हर एक बॉडी जो है उसकी ये जिम्मेवारी है कि ये इस तरह के काम करें और ये कार्रवाई जो है पूरे देश में पिछले 2005 से अभी तक काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है। अगर आप देखें कि अभी काफ़ी लेवल तक अवेयरनेस क्रिएट की जा चुकी है, लेकिन ये अभी और कुछ करने के लिए बहुत और बाकी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और उसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए। हमें कल्चर ऑफ सेफ्टी जो है उसको डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। स्कूलों में गांव में जाकर ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमें मीडिया के माध्यम से इस तरह से के कार्यक्रम प्रोग्राम हर एक चैनल में दिए जाएं जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें। ये सारे कदम उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हिमांशु, 30 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। जनता की भी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम भी बाज दफा कि अरे नदी है कूद जाओ, खतरे का निशान भी लगा हुआ है, फिर भी एक होता है कि थोड़ा सा खतरा लेकर देखता हूं, खतरों का खिलाड़ी बनकर देखता हूं। एक आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बनती है और सामान्य लोगों ने, वहां आसपास के लोगों ने भी, यदि वो लोग हिस्सा होते ना, आपने जो इंटरफेस की बात की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, वो इंटरफेस यदि एक्टिव होता तो सामान्य लोग जो आसपास के हैं ना, वो भी जिम्मेदारी से लोगों को वहां पर बचाते और स्टूडेंट्स को शायद आगाह करते। उत्तराखंड में पिछले साल एक सप्ताह बाद हमारी उसकी एनिवर्सरी आएगी। पिछले जो हादसा हुआ पिछले साल, उसमें ये पर डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से लेके नेशनल एनडीएमए कुछ नहीं है, उन्होंने वास्तव में कुछ कर नहीं पाए हैं, वो जाहिर हुआ था। ये बात हिमाचल में भी इतना ही लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। गुलेरिया साहब आपका और अमित चौधरी, आप लगातार हमें वहां से अपडेट खैर देते ही रहेंगे, लेकिन जहां प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आम जनता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा लगातार एक इंटरफेस होना चाहिए, शायद तभी हम इन हादसों पर लगाम लगा सकते हैं। आज की बात करते हैं, आज के सवाल की। एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने पूछा था कि क्या छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार अफसरों पर मुकदमा चले। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 98% लोगों ने कहा हां कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 2% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब हिमाचल में सिर्फ नदियां ही नहीं, सड़कें भी लोगों को मौत के आगोश में ले जाती हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हिमाचल में हर साल सड़क हादसों में 800 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इन हादसों को आम घटनाएं मानने के बजाय सरकार को इन हादसों को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने चाहिए, ताकि इन हादसों में लोगों की अकाल मृत्यु ना हो और उनके अपने जीवन भर अपनों की याद में ना तड़पें। ये था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें सिर्फ एक प्रश्न होगा हमारा और बाकी आपकी। नमस्कार।